This आप conference टीवी will चैनल now be recorded. आप अपने टीवी चैनल्स को भी अगर देखो तो आप ये देखोगे कि उनमें हर चैनल इस बात में बड़ा अपने आप को मनवा रहा होता है या अपने आप को बहुत इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है बाय प्रोपिगेटिंग द फैक्ट दैट दे आर द फर्स्ट वन टू ब्रेक दिस न्यूज. हाउएवर करंट अफेयर्स के को अगर देखा जाए एज अ सब्जेक्ट एरिया तो आपने ये देखना है कि यू शुड बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक द न्यूज, यू शुड बी द फर्स्ट वन टू कैप्चर द न्यूज, टू नो द न्यूज, एंड देन यू नीड टू एनालाइज इट बाय प्लेसिंग सर्टन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन इन इट. तो वो चीज एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है जो इसको न्यूज से डिफर, आप इस डिस्टिंग्विश्ड फीचर के थ्रू डिफरेंशिएट कर सकते हो फ्रॉम न्यूज. नाउ अगर हम करंट अफेयर्स के कोर्स को देखें और हम देखें कि हमने करंट अफेयर्स के कोर्स में हमारा फोकस किन चीजों के ऊपर रहेगा, तो सबसे पहले हम जो चीज कवर कर सबसे पहले जो इशू हम कवर करेंगे दैट वुड बी द राइज ऑफ पॉपुलिज्म. ये अगर आप जो मैंने इमेजेस यहाँ पे डाले आप उनको देखें तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं दी राइज ऑफ पॉपुलिस्ट रिजीम्स एंड पॉपुलिज्म. और खासतौर पे क्योंकि ट्रम्प एक बहुत बड़ी एग्जांपल है एक पॉपुलिस्ट लीडर की और राइज ऑफ पॉपुलिज्म की, because United States of America previously had been a melting pot for all. और उस तरह के मुल्क में एक पॉपुलिस्ट लीडर का इमर्ज होना of course raises a lot of questions. तो अगर ये आप देखो कि कैसे एक पॉपुलिस्ट लीडर का राइज हो सकता है, because he uses slogans that are close to the heart of the masses and common man. अगर आप ये कहते हो कि my aim is to make America great, तो making America great is of course there is no harm in making America great. तो एक पॉपुलिस्ट लीडर इस किस्म के एक स्लोगन को रेज करेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ मैसिव अपील, एंड बाय दैट मैसिव अपील ही विल बी इलेक्टेड. और फिर वो अपनी और मींस ऑफ कोर्स देन you can raise the questions that how you'll make America great by somehow constructing a wall between America and Mexico, by placing certain limitations on immigrants and all these things, जो कि फिर melting pot के हिसाब से एक negative ideas होंगे. ठीक है, तो ये images से हम बहुत clearly समझ सकते हैं कि what we are going to talk about. So the first part in current affairs will be based on the idea of populist regimes, the rise of populism, जिसमें हम बहुत सारे case studies को भी discuss करेंगे क्यों populism का rise हुआ है in the recent in the past decades, और उसमें कौन-कौन सी हमें case studies नजर आती हैं. फिर जो key figures हैं जिनको हम इसमें discuss करेंगे, one is President Donald Trump, whose policies can be regarded as a challenge to globalization. तो उसका जो उसकी बेस पे जब हम ये देखते हैं कि ही इज वन ऑफ द की पॉपुलिस्ट लीडर्स इन टुडेज वर्ल्ड, तो हमें उसका सिर्फ पॉपुलिस्ट लीडर होना अमेरिका के मेल्टिंग पॉट होने के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि ग्लोबलाइजेशन के फिनोमेना के लिए भी चैलेंज है. बिकॉज द पोजीशन बीइंग द हेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द पोजीशन दैट ही होल्ड्स मेक्स हिम अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन. तो उस पोजीशन के साथ जब आप बहुत ही एक पॉपुलिस्ट स्टाइल में पॉलिसीज बनाओगे और उनको प्रोपिगेट करोगे, तो आपकी ग्लोबलाइजेशन जो कि बेस ही करती है ऑन द फॉर्मूला और ऑन द आइडिया ऑफ इंटीग्रेशन, so naturally this is a jerk for globalization, this is a setback for globalization, so a challenge appears. Besides that, Narendra Modi's extremist policies in India, he another has joined the club of Trump by emerging as one of the key populist leaders of the time. तो उसकी पॉलिसीज भी हमारे खासतौर पे पाकिस्तान का जो सिलेबस और सीएसएस के जो आपके एग्जाम्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से हम देखें तो ऑफ कोर्स वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया. And so Narendra Modi's extremist policies in India will be discussed in length, और उसके अगेंस्ट जो इंडिया के अंदर स्ट्रगल है वो किस तरह हो रही है और उसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं, विल बी गोइंग थ्रू ऑल दोस थिंग्स एज वेल. दूसरी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जो हम करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, दैट इज एक्चुअली दी न्यूक्लियराइजेशन, दी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. आईआर के अंदर भी हम इसको हाईलाइट करेंगे थोड़ा, हम इसके अंदर हमने रखा है आईआर के सिलेबस में भी इसको हमने इंक्लूड किया. however some of the students were concerned that we are supposed to discuss it at length. प्लीज अपने माइक्रोफोन्स आप ऑफ रखें, उससे बार बार फिर एक डिस्ट्रप्शन होती है. सो here in current affairs we'll be discussing the issue of weapons of mass destruction at length, because this then further includes a lot of crisis areas. यहाँ पे दोनों images में क्योंकि ईरान बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट में रहा और ईरान से जो ईरानी न्यूक्लियर डील है उससे अमेरिकन का विड्रॉल एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ये दिस इज हाउ दे हैव बीन सीइंग ईरान. मींस ये बड़ा इंटरेस्टिंग इमेज है, एक बड़ा इसमें सरकाज़म है that Americans they are pushing Iranians and say that we just can't can't understand why you want nuclear weapon, though Americans themselves have got a lot of weapons, and even the Western world starting from America.
सो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन में हम विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ग्लोबल चैलेंज, और उसको लेके क्या कंसर्न्स हैं, एफर्ट्स टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन, जो ग्लोबल जीरो वगैरह के आइडियाज हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे. न्यूक्लियर आर्म्स रेस इन साउथ एशिया, बिकॉज साउथ एशिया ऑफ कोर्स इज more significant for us in this way. Then Indo-US nuclear deal, Iranian nuclear deal, and Korean nuclear issue. तो ये तीनों हम one by one, ये बहुत important case studies हैं. So we'll be going through all of these one by one, inshallah. Then you can see with these images जो role of media है आपकी आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा significant रहा है, और वो हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है अगर हम देखें. और आपके जो करंट इश्यूज हैं उनमें आपके एनालिसिस को मीडिया की डिबेट्स शेप कर रही होती हैं, बिकॉज मीडिया हैज बीन शेपिंग द डिस्कोर्सेज, मीडिया हैज बीन एक्चुअली in fact creating and then shaping and reshaping the discourses. तो मीडिया वाया डिफरेंट वेज, चाहे वो टीवी चैनल्स हों, चाहे वो आपका सोशल मीडिया हो, मुख्तलिफ तरीके से मीडिया हैज बीन इफेक्टिंग दी टुडेज पॉलिटिक्स. सो ग्रोइंग रोल ऑफ मीडिया के अंदर हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ सोशल मीडिया इन शेपिंग डिस्कोर्सेज, साइबर वॉरफेयर एंड देन साइऑप्स. साइऑप्स भी कोई साइबर वॉरफेयर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है इन अ वे कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं ये तो एक बहुत पुरानी फील्ड है, ये तो हमें हिस्ट्री में नजर आती है. हम ट्रोजन हॉर्स जैसे केसेस देखते हैं जिनमें हमें साइऑप्स बहुत क्लियरली नजर आता है. और उसके अलावा हमें इवन फतेह मक्का के टाइम पे जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हिमसेल्फ ऑर्डर्ड हिज पीपल, उस जमाने में एक ट्रेंड होता था कि एक जो मशल होती थी वो 100 लोगों को के लिए बर्न की जाती थी. जो जब आप वॉर के लिए जा रहे हो और आपने कैंप्स लगाए तो एक आप मशल लगाते हो, जो आग जलाते थे 100 लोगों के लिए एक मशल होती थी. तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफैक्ट ऑर्डर्ड हिज पीपल कि हर 10 लोगों के ग्रुप के लिए एक मशल जलाई जाए. और विद दैट the obviously opponents they got scared of the fact that they assumed that means every this fire or जो every piece of fire था that is indicating the presence of 100 people, और वो बहुत ज्यादा उन्होंने उसको exaggerated level पे assume किया. तो इस तरह की जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वॉर्स के अंदर, और साइकोलॉजिकल तरीके से ये स्ट्रेटजीज रही, और ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं जिनको हम थोड़ा सा गो थ्रू भी करेंगे. लेकिन साइऑप्स को हम मीडिया के साथ इसलिए बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं बिकॉज now media has increased or enhanced the weightage and value of psyops, psychological operations. तो अब दुनिया के अंदर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस या साइऑप्स के नाम से बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं जिनका काम ही है कि वो बस ये देखते हैं कि हमने साइकोलॉजिकली वो किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करना है और किस तरह से अपनी आइडियाज को स्प्रेड करना है. बिसाइड्स दैट हाइब्रिड वॉरफेयर बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इशू रहा, और ये भी खासतौर पर इस ग्लोबल इरा के अंदर जब आपके पास वॉर के बहुत सारे फ्रंट ओपन हो चुके हैं, और आपको ये पता है कि यहाँ पे हर वक्त बहुत मिक्सिंग ऑफ एवरीथिंग इज मींस वी कैन सी मिक्सिंग ऑफ एवरीथिंग, एंड you have to confront enemy at various front, be it the front of media, be it the front of propaganda, or be it the front of obviously डायरेक्ट फ्रंट आपकी जो वॉर हो रही है, और या फिर आपका आर्म्स रेस और ये सारी चीजें. तो बहुत सारे फ्रंट्स हैं जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट स्टेट्स की है. तो उसमें हमें हाइब्रिड वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रहा. ह्यूमन राइट्स इशू एंड रोल ऑफ मीडिया इन दैट ऑल्सो इज सिग्निफिकेंट कि कहाँ पे ह्यूमन राइट्स को बहुत आसानी से ओवरलुक किया जाता है, मीडिया ओवरलुक कर लेते हैं, और उसकी वजह से वो टेंशन ग्रास्प नहीं कर सकते of the world community, and where that has been exaggerated to the level that all the human community has been paying attention to it, और बहुत ज्यादा attention उसको मिलती है. तो उसमें क्या मीडिया पॉलिटिक्स होती है, and all those things will be covered, and obviously on the basis of various case studies. जैसे म्यांमार के अंदर हमने बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस देखे, पैलेस्टाइन उसका केस है, कश्मीर उसका केस है, सीरिया, यमन, और उसके अलावा अभी बाकी बहुत सारी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ऑन एंड ऑफ हमें नजर आती हैं, लेकिन वो कैप्चर नहीं हो रही इन द वे दे आर सपोज्ड टू बी. उसके अलावा हम करंट अफेयर्स में बहुत सारे जो बर्निंग इश्यूज हैं, जैसे आपका एनर्जी क्राइसिस है, जैसे आपके एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, जैसे कोविड-19 है, जैसे ऑयल प्राइस क्रैश अभी रिसेंटली जो हुआ, और उसके साथ हम उन्हीं इश्यूज से रिलेटेड ऑब्वियसली ऑयल पॉलिटिक्स वगैरह विल गो थ्रू दीज थिंग्स. सो इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल means more relevance to international relations and international politics. They include the issue of climate change, a threat to the international security, global energy politics, oil politics, cooperation and competition in Arabian Sea, Indian Ocean and Pacific Ocean. This may obviously Americans are on the one hand, and
Chinese, they are giving more tough time to the United States of America. US-China areas of conflict and cooperation, United States and Russian rivalry, in a way कि एक तो हमें कोल्ड वॉर तक की उनकी rivalry हम हिस्ट्री में देखेंगे, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर इरा में उन्होंने बहुत हद तक उस rivalry को ओवरकम कर दिया। लेकिन जब यूक्रेन का मसला, क्रीमिया का मसला हुआ विद यूक्रेन, तो सोवियत यूनियन का और अमेरिका का जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और जो स्प्लिट है वो बहुत विजिबल हो गया। देन सेम वी कैन सी इजीली इन केस ऑफ ईरान, वी कैन सी इजीली इन केस ऑफ सीरिया। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिनमें अमेरिकन और रशियंस की राइवलरी अब दोबारा से विजिबल होती जा रही है। रोल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बिहाइंड सऊदी रिफॉर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और ये बहुत करंट अफेयर्स के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट इशू एरिया है कि सऊदी अरब के अंदर जो रिफॉर्म्स पिछले अरसे में हुए उसमें अमेरिकन की कितनी इन्वॉल्वमेंट है और क्यों है, क्या कंसर्न है उनका, और वो रिफॉर्म्स कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं। कतर डिप्लोमेटिक क्राइसिस, किस तरह से विद इन जीसीसी एक रिफ्ट पैदा हुई और कतर के साथ इवन सऊदी अरेबिया का और जो जीसीसी कंट्रीज हैं की फॉलोअर्स ऑफ दी सऊदी अरेबिया लाइक यूएई, उनका कतर के साथ डिप्लोमेटिक एक क्राइसिस क्रिएट हुआ, तो विल बी डिस्कसिंग इट एज वेल। ब्रेक्जिट अ चैलेंज टू द यूरोपियन यूनियन, ब्रेक्जिट एक बहुत लंबा एपिसोड था, उसके ऊपर बड़ी डिबेट्स होती रही और फाइनली विद द विड्रॉल ऑफ यूके यूरोपियन यूनियन की अब क्या पोजीशन है और उसको और किस किस्म के चैलेंजेस हो सकते हैं, वी हैव टू डिस्कस इट एज वेल। कोविड-19 एंड इट्स चैलेंजेस एंड देन स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि हमारा जो सीएसएस के सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो करंट अफेयर्स में हम साउथ एशिया को या पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, सो वी हैव टू लुक एट साउथ एशिया एंड इट्स strategic significance and with this obviously we'll be building up for Pakistan और उसकी क्या क्या important areas हैं, we'll be discussing it afterwards। यहाँ पे जो कोविड-19 मैंने इसमें ऐड किया, ऑब्वियसली जो हमने स्टार्ट में प्लान किया था जब हम ये कोर्सेज प्लान कर रहे थे तो कोविड-19 वाज नॉट पार्ट ऑफ इट, उस टाइम तक ये बहुत बड़ा इशू के तौर पे इमर्ज नहीं हुआ था। तो इसको डालने की रीजन ही है कि वी इंटेंड टू कीप आवर कोर्स आउटलाइंस अपडेटेड, तो इसलिए जो हमारे फर्स्ट अभी मॉड्यूल के स्टूडेंट्स होंगे उनको ये हम इंश्योर कराएंगे कि हमारा जो जब भी अब दोबारा एग्जाम्स होंगे उस टाइम तक हम जितनी दफा कोर्सेज ऑफर कर लेंगे और उनको अपडेट करते रहेंगे, तो जितना भी अपडेटेड कोर्स होगा वी विल गिव देम एक्सेस टू दैट कोर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसी चीज है जिसको हम किसी एक पॉइंट पे स्टॉप नहीं कर सकते। अभी भी जो मैंने आपको एक आउटलाइन में डिस्कस कर रही हूँ, तो बाय द एंड ऑफ मींस दिस कोर्स सितंबर में हमने एंड 1 सितंबर को एंड करना है, तो जुलाई में अगस्त में कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो एकदम से हमारी अटेंशन ले लें, एंड देन वी विल हैव टू इंक्लूड इट in our syllabus, so this course will be updated time and again. Now the next is we'll be talking about major issues in Pakistan, like if we look at this image, so this indicates the rise of extremism in Pakistan, and then this is an image which actually refers to the education system of Pakistan. So we'll be covering these issues. Pakistan, उसमें हमें religion, Pakistani society, rise of extremism, Pakistan's struggle against terrorism, education system and its challenges, capitalism in Pakistan, किस तरह से capitalism के rise ने पाकिस्तान में क्या impacts create किए, particularly for the haves not group, women empowerment in Pakistan, environmental issues in Pakistan, and then nuclear Pakistan, जो कि बहुत ही significant इशू है जिसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ करंट अफेयर्स और आईआर या सीएसएस के लिए, इवन इफ यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर सीएसएस। देन फॉरेन पॉलिसी एरियाज, जिसमें कश्मीर है, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, पाकिस्तान चाइना है, पाकिस्तान इंडिया है, पाकिस्तान और अमेरिका है, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन पाकिस्तान रोल इन इट। So Pakistan as an ambassador of Kashmir, this is of course one of the very significant topic। अभी का जो 2020 का सिविल सर्विसेज के एग्जाम थे उसमें इवन इंग्लिश के एस्से का जो पेपर था उसमें भी एक क्वेश्चन था जो कश्मीर इशू से रिलेटेड था, तो इसकी रेलेवेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इंडो पाक रिलेशंस, पाक यूएस रिलेशंस, पाक चाइना रिलेशंस, देन पाकिस्तान एंड सार्क, पाकिस्तान एंड यूएनओ, Pakistan and Shanghai Cooperation Organization and Economic Cooperation Organization, and Pakistan, IMF, World Bank and WTO, Pakistan and OIC, Organization of Islamic Countries। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह will be covered via this current affairs course। then ये एक कुछ पर्सनालिटीज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूं टू मेक इट मोर एंगेजिंग फॉर द टाइम बीइंग, ताकि थोड़ा सा आपका दिमाग भी इधर उधर हो, बिल्कुल क्विकली आप लोग इनमें से जिन जिन के भी नाम आपको आते हैं, आप अगर चैट विंडो खोलें और उसमें इनके बहुत क्विकली नाम डाल दें,
ताकि मैं देखूं कि आपको ये जो 4 पर्सनालिटीज जिनकी मैंने पिक्चर आपको शो की है, जी जी बिल्कुल, द वन इन हादिया मुख्तार ने कहा नाम चॉम्स्की, काशा वकार ने भी कहा नाम चॉम्स्की, एग्जैक्टली दिस इज दिस वन दी, मैं ड्राइंग टूल्स यूज कर लेती हूँ आपके लिए इसको विजिबल करने के लिए। सो दिस इज नाम चॉम्स्की, जिसको हम ड्राइंग टूल से, जी हादिया मुख्तार ने अरुंधति राय, एग्जैक्टली शी इज अरुंधति राय, इंडियन ऑथर हैं, लेफ्टिस्ट हैं, खुद को यूनिवर्सल सिटीजन कहती हैं। ताहा ने, हेनरी किसिंजर इसमें नहीं है, ताहा अब्दुल अजीज अब्बासी, बरखा दत्त नहीं, ये हैं अरुंधति राय, जी ये इंडियन ऑथर हैं, लेकिन ये खुद को यूनिवर्सल सिटीजन कहती हैं, और इनकी बहुत ज्यादा लेफ्टिस्ट लिटरेचर है। अब्दुल रहमान ने कहा अरुंधति राय, नोम चॉम्स्की एंड एडवर्ड सईद, एग्जैक्टली ओरिएंटलिज्म के जो ऑथर हैं, एडवर्ड सईद बहुत सिग्निफिकेंट ऑथर हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जी नहीं, मेयर शेमर नहीं है इसमें, नोम चॉम्स्की एंड अरुंधति राय, एग्जैक्टली वेरी राइट। ये आप नहीं पहचान सके आप लोग, द वन इन ब्लैक शर्ट, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। बाकी आप लोगों ने ठीक कहा, मैं एक दफा फिर बताती चलूं, ही इज एडवर्ड सईद जो ओरिएंटलिज्म के राइटर हैं, ही इज नोम चॉम्स्की, 9/11 पे भी उन्होंने बहुत लिखा, बहुत ये भी क्रिटिकल है ऑफ द अमेरिकन पॉलिसी। अरुंधति राय एक्सेलेंट हैं इन हर राइटिंग, और बहुत ज्यादा ये भी क्रिटिसाइज करती हैं जो ऑनगोइंग कैपिटलिस्ट सिस्टम्स एंड एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम्स एंड ऑल। कश्मीर के लिए बहुत ज्यादा बोलती हैं, मोदी के अगेंस्ट बहुत ज्यादा इनका काम है। एंड दिस वन ही इज इकबाल अहमद एंड ही इज पाकिस्तानी, और इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो डिस्कोर्स शिफ्ट लाई है, जो एक जिसके ऊपर बड़ा अभी भी काम हो रहा है, देयर आर पीपल हु आर फॉलोइंग हिज डिजाइंस एंड हिज आइडियाज, पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड डिबेट्स हैं, तो उनमें इकबाल अहमद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत इनका भी लेफ्ट लीनिंग स्कॉलर हैं, जो बड़ा इनका सिग्निफिकेंट रोल रहा है, खासतौर पे जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड डिबेट है उसको शेप करने में। ओके, सो जी, so we'll be discussing them inshallah in their work, and then there will be a final assessment of the current affairs, ताकि आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो हम सॉरी फाइनल असेसमेंट के थ्रू आप अपने आप को भी एवेल्युएट कर सकोगे, और मुझे भी ये चांस मिलेगा कि मैं ये समझ सकूं कि आप लोगों ने कितना सीरियसली चीजों को पढ़ते रहे हो। रेफरेंस मटेरियल में यू हैव टू फॉलो डॉन, डॉन न्यूज़पेपर आपको आप लगवा दो अगर आप हार्ड कॉपी से ज्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन अगर आप सॉफ्ट में पढ़ सकते हैं तो आपके बहुत एंड्रॉयड फोन पे बहुत आसानी से डॉन की ऐप है, और आप उसको ले लो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें, तो आपको वो खुद ही देते रहेंगे डेली न्यूज़पेपर न्यूज आइटम्स बीप करते रहेंगे, यू कैन गो थ्रू इट। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, द डिप्लोमैट, फॉरेन अफेयर्स, इनमें जिस चीज की भी एक्सेस हो, आई विल कीप प्रोवाइडिंग यू articles from these sources as well. The Clash of Fundamentalisms by Tariq Ali, ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी, वो जो एक्सट्रीमिज्म वगैरह को लेके इनकी बड़ी अच्छी किताब है तारिक अली की, ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब बाय फिरोज हसन खान, जो पाकिस्तान के रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, और इनकी जो किताब है ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब, तो अगर पाकिस्तानी बॉम्ब की मेकिंग को समझना हो तो फैक्चुअली इनकी बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल डिटेल्स भी एंड ऑल अदर डिटेल्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट। इसके भी जो चैप्टर्स बहुत रेलेवेंट होंगे आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू। स्कैन करके न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन साउथ एशिया बाय सुमित गंगुली एंड पॉल कपूर, दोनों इंडियन ऑथर हैं, और बहुत ज्यादा इनका काम है न्यूक्लियर इश्यूज और न्यूक्लियर डिबेट से रिलेटेड, और साउथ एशिया के अंदर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ने किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर को शेप किया है। दिस इज व्हाट दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील बाय पीआर चारी, तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील भी बहुत इंपॉर्टेंट डील है क्योंकि वो नॉर्म्स को ब्रेक करके डील की गई, तो उसको भी हम एट लेंथ विल बी डिस्कसिंग। 9/11 बाय नॉम चॉम्स्की, तो 9/11 का जो क्रिटिकल एवेल्युएशन है कि दो इट वाज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म एंड द टेररिस्ट ग्रुप्स हैव बीन कंडेम्ड, हाउएवर वेयर अमेरिकंस वेंट रॉन्ग, तो उसको बड़ा अच्छे से नॉम चॉम्स्की ने डिस्कस किया। द क्रिएशन ऑफ द मीडिया बाय पॉल स्टार, जो रोल ऑफ मीडिया उसके हिसाब से ये भी एक अच्छी किताब है। एंड इकबाल अहमद के ऊपर स्टुअर्ट शार ने एक बुक लिखी है जो है ही इकबाल अहमद को डिस्कस करती है और उनके बारे में है, तो we'll get certain excerpts from that as well. So reading material will be provided beforehand, short quizzes will be taken during the class, your queries will be addressed in the last 15 minutes, your feedback will be incorporated in the given outline, and final assessment will be conducted to make you feel more responsible. With this we come to an end of the course outline of current affairs.
अगर बहुत क्विक कोई चीज आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, बिकॉज जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी बिगिनिंग विद द कोर्स आउटलाइन फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन थोड़ा सा आपको ताकि एक रिलीफ मिल जाए, तो आप लोग अगर कुछ भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट। जी, सी पैक हम ऑब्वियसली पाकिस्तान चाइना डिस्कस करेंगे, तो विल बी कवरिंग सी पैक इन इट एज वेल। ठीक है, ये किसी ने लिखा है वियतनाम, वियतनाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आईआर के कोर्स में। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपके पाकिस्तान अफेयर्स में डिस्कस होगी। वो मैंने डेलिबरेटली इसमें नहीं डाला, मैंने जो ओरिजिनल कोर्स आउटलाइन बनाई थी दैट आल्सो इंक्लूडेड सिविल मिलिट्री रिलेशंस एंड पाकिस्तान पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड ऑल दैट। लेकिन ये कि अब मेरा ख्याल ये है, अब इट डिपेंड्स आप में से कितने लोग, अगर लेट मी मेक इट क्लियर हियर। वैसे मैंने बहुत सारे कुछ टॉपिक्स इसलिए स्किप किए क्योंकि वो जो हमारा करंट जो हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स है उसके थ्रू कवर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप में से ज्यादा स्टूडेंट्स वो होते हैं जो कि पाकिस्तान अफेयर्स का कोर्स नहीं ले पा रहे फॉर एनी रीजन, तो फिर हो सकता है कि मैं इसमें ऐड कर दूं। अच्छा, उमर ख्वाजा आपने ऐड किया इस्लामोफोबिया, एग्जैक्टली यू आर वेरी राइट, दिस आई मिस्ड एंड आई विल डेफिनेटली ऐड इट। ये तो बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक है। ठीक है, कोरियन इशू विल बी डिस्कस्ड, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जी, इकोनॉमिक इश्यूज विल बी डिस्कस्ड। प्रिपरेशन बाकी सब्जेक्ट के साथ करनी है, जी बिल्कुल। अली हैदर मेमन पूछ रहे हैं प्रिपरेशन आपको करंट अफेयर्स, तो अब आप ये समझें कि अगर आपको 1 साल बाद अपेयर होना चाहते हैं, 2 साल बाद अपेयर होना चाहते हैं, लेकिन जितना भी आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना शुरू कर दें तो दैट वुड बी परफेक्ट फॉर यू। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एंड नेशनलिज्म दोनों चीजें हम आईआर के कोर्स में कवर कर रहे हैं एट लेंथ, बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हमारा यहाँ पे मैंने क्लाइमेट इश्यूज की बात की हुई है। आपने देखा होगा हमने एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात की है, मैंने एक टॉपिक हाईलाइट किया, एनवायरमेंटल चैलेंजेस विल बी डिस्कसिंग इट। कश्मीर विल बी डिस्कस्ड, और पाकिस्तान रोल इन पैलेस्टाइन भी बिल्कुल ताहा आपने अच्छा ऐड किया। पैलेस्टाइन हम अदरवाइज तो बहुत डिटेल में हमने आईआर में करना है, लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है वो मैं इसमें डेफिनेटली आई विल बी इंक्लूडिंग दैट एज वेल। ठीक है, तो उमर ख्वाजा ने रिमाइंड कराया है हमें इस्लामोफोबिया, जो मैं मिस कर गई थी, आई विल डेफिनेटली ऐड इट। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विल बी डिस्कस्ड एट लेंथ इन आईआर, वो बहुत ज्यादा डिटेल में हमने आईआर में डिस्कस करना है उमर ख्वाजा, थैंक यू सो मच। जी, हाउ विल द कोर्स प्रोग्रेस, जी कोर्स हम इस तरह से लेके चलेंगे कि हमारी वीकली 3 क्लासेस होंगी और 1 आवर की एक एक क्लास होगी, और हर अल्टरनेटिव डे पे मींस ऑन मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे वी विल बी हैविंग द क्लास करंट अफेयर्स। आईआर की मैंने अनाउंस किया था कि 5 डेज अ वीक होगी स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे, लेकिन आईआर की क्लास के बाद हमारी 1 आवर की करंट अफेयर्स की क्लास हुआ करेगी 3 डेज अ वीक, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। तो आई होप आप कोर्स प्रोग्रेस इसी तरह से कहना चाह रहे हैं। अगर कुछ और आप कहना चाह रहे हो साथ सलमान, तो यू कैन आस्क इट अगेन। जी, उमर ख्वाजा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बिल्कुल हमने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत सिग्निफिकेंट है, लेकिन वो मैंने आईआर में में रखा हुआ है उसका टॉपिक, और वो बहुत हमने डिटेल में करना है। में से हमें क्या क्या नोट करना चाहिए? आपको एडिटोरियल आप जरूर पढ़ें न्यूज़पेपर का, आप ये समझें कि एडिटोरियल आपको डेली बेसिस पे हर सूरत पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा आप ये देख लें कि आपकी जो न्यूज आइटम्स हैं उनमें आपको थोड़ा सा ये समझ होनी चाहिए कि पॉलिटिकली और इंटरनेशनल मींस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हिसाब से और इंटरनेशनली जो चीजें कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल सोसाइटी के अंदर कोई भी रोल प्ले कर सकती हैं, वो ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में तो आपको मिलेगा कि किसी का किसी जगह पे कोई इफ्तिताह कर रहा है, कोई कहीं पे किसी जगह का प्राइम मींस आपका पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहीं पे गया इनॉग्रेशन के लिए, दैट विल बी कवर्ड बाय न्यूज़, बट दैट इज नॉट ऑफ सिग्निफिकेंस टू यू। लेकिन आपको इस तरह की चीजें बहुत, वैसे ब्लैंक्स वगैरह में तो इवन एट टाइम्स इस किस्म की चीजें भी आ जाती हैं, प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस सर्टेन एरियाज इस दफा भी आई हैं, लेकिन ये कि ज्यादा आपको फोकस रखना है ऑन नेशनल इश्यूज एंड इंटरनेशनल इश्यूज। जी, पाकिस्तान नेशनल इश्यूज मैंने इसलिए कुछ तो हाईलाइट यहाँ पे किए हैं, कुछ मैंने इस बताया कि पाकिस्तान अफेयर्स में भी डिस्कस होंगे बहुत डिटेल में, तो मुझे ये था कि वो रेपिटेशन ना हो। लेकिन ये कि अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हुए जो कि करंट जो पाकिस्तान अफेयर्स को नहीं रजिस्टर कर पा रहे हुए और सिर्फ करंट अफेयर्स में हुए और उनका कंसर्न हुआ, तो यू शुड कीप अपडेटिंग अस एंड देन डेफिनेटली विल बी एडिंग दोस थिंग्स। जी, फंड पॉलिसीज आईआर में नहीं थी, वो करंट अफेयर्स में मैंने इंक्लूड कर दी हैं। अच्छा, जो आईआर को आप नहीं कर रहे और करंट अफेयर्स को कर रहे हैं, ओके।
जी, जैसे उमर ख्वाजा हैं, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट की हुई है, तो वो आयर को नहीं करे। अच्छा ठीक है, उमर ख्वाजा में वर्ल्ड ऑर्डर तो आई डेफिनेटली ऐड हियर। और फॉरेन पॉलिसीज का ये है कि मैं फिर उस पर मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा टाइम स्पैन के हिसाब से चीजें, कि मैं कितनी वो चीजें हैं जो कि करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं और मैं उनको इसमें इनकॉर्पोरेट कर दूं। तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको फिर रिवाइज करके आउटलाइन को, और वो चीजें जो कि जरूरी हैं करंट अफेयर्स की और वो मैंने आईआर की वजह से यहाँ पे नहीं डाली थी, आई डेफिनेटली ऐड दैट। जी, शानजा मीर आपका भी और उमर ख्वाजा का भी आई होप कंसर्न एड्रेस हो गया, सो डोंट वरी अबाउट इट। जी, आप लोग न्यूज़पेपर तो आप डॉन का पढ़ते रहें, क्योंकि आपका जो सीएसएस है उसमें पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह भी देख सकते हैं, उनके भी ऑनलाइन वेरिएंट्स होते हैं। लेकिन आप फॉरेन अफेयर्स अगर सब्सक्राइब कर सकें तो दैट इज बेस्ट। उसको वैसे मैं खुद भी आपको उसमें से आर्टिकल्स भेजती रहूंगी। जी, मैंने दानिया कल भी मैंने यही बात की थी कि मार्क्स स्कोरिंग आपकी इंक्लिनेशन पे बहुत बेस्ड है। ये बात कि आप की कितनी इंक्लिनेशन है किसी सब्जेक्ट की तरफ से, तो पहला तो आप अपने जहन में ये रखा करें। जी, अब्दुल रहमान ने बताया कि ही गॉट 67 इन इंडो पाक हिस्ट्री इन 2019 एंड थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान अगेन फॉर योर फीडबैक। क्योंकि आप ये देख लें, जी आप बिल्कुल पढ़ सकती हैं, फ्राइडे टाइम्स भी आप जरूर पढ़ें, वो भी अच्छा है। लेकिन आप डॉन को तो अपने लिए मस्ट कर दें, ठीक है। वो बहुत उनका ज्यादा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होता है। अच्छा, तो ये आप देख सकती हैं कि मार्क्स जो है बहुत ज्यादा, आप अगर ऐसे 10 स्टूडेंट्स से मिलेंगी जिनके कम आए थे, तो डेफिनेटली दे विल गिव अ फीडबैक दैट दिस सब्जेक्ट इज नॉट मार्क्स स्कोरिंग। हाउ विल यू नो दैट वेदर दे वर प्रिपेयर्ड इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और नॉट? तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन ज्यादा इस बात के ऊपर रखें, अपना फोकस इस बात के ऊपर रखें कि आपकी इंक्लिनेशन उस सब्जेक्ट की तरफ कितनी है और आप उसको कितने अच्छे से समझ सकते हो। सो इंशाल्लाह हमें मैं दोबारा आपको क्वेश्चंस का चांस दूंगी और दोबारा हम इस पे वापस आएंगे। बट फर्स्ट लेट मी नाउ बिगिन विद द कोर्स आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो मैं दोबारा इस पे आती हूँ। ओके, जी हमारा आज का दूसरा जो सब्जेक्ट है, माय थर्ड सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, and now I'll be discussing its course line outline at length. So to begin with it, and if we see if we try to figure out the significance of this particular course, the US history, uh, US history, I personally feel that even if you opt for such course like US history and CSS or not, this is a course that we all should go through at least once in our life. Primarily because if we look at the world today, we know that the world is dominated by United States of America and has been dominated by United States of America for the last many decades. I deliberately opted to paste these two images here in order to make you understand that this was actually the place where Christopher Columbus landed, and these were the natives of this particular place who welcomed him and when he landed. Okay, and this was the place which was not known to the world, and the natives were Arawaks who actually welcomed him in a very positive manner. They started sharing whatever they had with him by considering him to be the guest and all that. तो ये जो पर्टिकुलर लैंड थी जहाँ पे सबसे पहले कोलंबस ने लैंड किया, ये तो बहामास थी, बहामास आइलैंड्स थे जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ क्यूबा में है। लेकिन यहाँ से वो एक एक्सपीडिशन या एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होती है जो कि लीड करती है टू द कॉलोनियल मास्टर्स टू गेट होल्ड ऑफ दी टुडेज अमेरिका, जो जिसमें फिर आपके ब्रिटिशर्स भी आए, स्पेन भी आया, फ्रांस भी आया, पोर्चुगीज भी आए, एंड दे गॉट होल्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, and they got hold of different pieces of lands here, and that remained colonized then for many years to come. तो 1492 से ये एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड दिस रीजन देन रिमेन्ड कॉलोनाइज्ड फॉर मेनी इयर्स एंड टिल द टाइम व्हेन दे आफ्टर starting an independence movement, and they got independence in late 1700 or in 18th century. तो ये वो दुनिया है, ये जो हम इस स्पॉटलाइट से मैं शो कर रही हूँ, तो ये वो जगह है। और अब वो अमेरिका है, ऑब्वियसली
people have changed. That means natives still are not the rulers. Natives are not the rulers of the world as well. लेकिन वही अमेरिका है जो कि एक जमाने में दुनिया को उसके बारे में पता ही नहीं था, और एक वॉयज पे एक सेलर है जो गया है, गोल्ड की तलाश में वो गया है, और वहां पे उसको ये उन जगहों को डिस्कवर करते हैं, और फिर वो मूव करता है आगे, और वो बहामास से स्टार्ट करता है, और फिर वो क्यूबा की तरफ जाता है, फिर वो हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिक्स को एक्सप्लोर करता है, और यहाँ से एक सिलसिला शुरू हो जाता है इसकी एक्सप्लोरेशन का, और वही सिलसिला ऑफ एक्सप्लोरेशन देन लीड्स द कॉलोनियल मास्टर्स टू कम एंड टू गेट होल्ड ऑफ दीज टेरिटरीज। क्योंकि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब इस एरिया के अंदर आया तो उसने एक तो वो बहुत ज्यादा उसका बिलीव था कि यहाँ पे गोल्ड है, लेकिन उसके साथ साथ उसने जब यहाँ के लोगों को देखा तो ही ऑल्सो रियलाइज दैट दीज आर द बेस्ट स्लेव मटीरियल, एंड सो ही एक्चुअली started tempting the colonial masters. उसका स्पेन के साथ वो directly in contact था, and so he started telling them that these people are the best slave material, and so they should be taken to those areas, to Spain, and they should be made, they should be enslaved. तो ये एक process है कि ये यहाँ पे स्लेव्स बनाने के लिए, मींस इनका जो स्ट्रेंथ नजर आई क्रिस्टोफर कोलंबस को, वो ये थी कि यहाँ पे आप स्लेव्स बना सकते हो इन लोगों को, और इस एरिया से आप गोल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो. एंड नाउ इफ यू लुक एट द अदर इमेज, now this clearly shows that this United States of America, means this land, this piece of land, when ultimately turned to be the United States of America after passing through various phases of struggle, now has got hold of, has somehow dominated the world in all possible manners, be it economy, be it politics, be it culture, be it any economy, any other thing. तो ये हमें इसलिए मुझे लगता है कि यूएस की हिस्ट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि वो आखिर अमेरिका, व्हाट वी लुक मींस हाउ वी सी अमेरिका टुडे वाज नॉट द अमेरिका previously. So America has passed through a various has passed through a long struggle to reach at the point where it is today, and that struggle needs to be known. हमें ये समझ होनी चाहिए कि ये क्या प्रोसेसेस थे जिनसे गुजर के हमें आज का अमेरिका नजर आ रहा है, और किस तरह से अमेरिकन ने बहुत सारे एरियाज में they kept working in various areas and kept struggling and ultimately reached to the level that they have influenced the world now, and the world has been following their ideas. We are not makers of history, we are made by history. Martin Luther King, one of the most significant figures in the American history, and he says, and so this further enhances the significance of studying history and understanding history. So we have divided this course into various parts. Part one will be based on the America from the time of discovery till independence. So the US history, Columbus, the Indians, and the human progress over there. Then how it got colonized, what kind of policies were being applied or were being imposed against Americans by the colonial powers, and what were those policies that ultimately caused resentment within the Americans and they started anti-colonial struggle, how the first 13 states got independence from the colonial masters. And जी आप लोग अपने माइक्रोफोन्स बंद रखें प्लीज. Okay. So how Americans, they got independence from the colonial masters, and how they first drafted the Articles of Confederation, and on the basis of those Articles of Confederation they were actually trying to build their constitution, which ultimately which later on was based on the Philadelphia Convention. Via that convention they decided in 1787, they convened this convention, and they 55 delegates they sat together. George Washington, who then later on turned to be the American first president, he was leading this convention, and they came up with the means they had elaborate discussion about the issues like what kind of system Americans need to opt, and obviously they opted for democracy, and within democracy whether there should be unicameral legislature or bicameral legislature. तो उसमें Virginia plan था, New Jersey plan था supporting unicameral legislature, and Virginia plan supporting obviously bicameral legislature, और उनके बीच में discussions हुई, और finally they came up with certain conclusions कि किन चीजों पे हमने settlement करनी है और किस तरह से अमेरिका को एक फेडरेशन बनाना है with strong states obviously. So all these processes have to be discussed.
नेक्स्ट पार्ट में हमने देखना है कि वो 13 फर्स्ट 13 स्टेट्स जो थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस एक्वायर की और किस तरह से वो स्ट्रगल कॉन्टिन्यूड रही टिल द टाइम व्हेन 50 स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर क्रिएटेड। 19th century developments हैं जिसमें the first is US from 13 states to 50 states, then issue of slavery बहुत ही important issue था जो कि अब्राहम लिंकन के टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपियर हुआ। उससे पहले ही इसके ऊपर बड़ी डिस्कशंस हो रही थी इशू ऑफ स्लेवरी के ऊपर, क्योंकि जो कैंसास नेब्रास्का एक्ट ऑफ 1854 दैट ओपनड ऑल न्यू टेरिटरीज ऑफ द वेस्टर्न साइड टुवर्ड्स स्लेवरी एज वेल। साउथ में स्लेवरी थी, नॉर्थ के अंदर नहीं थी, लेकिन वो साउथ से वेस्टर्न साइड पे भी इसको मूव करना चाह रहे थे या एक्सपैंड करना चाह रहे थे स्लेवरी को। और साउथ वालों का इंटरेस्ट स्लेवरी में ये था कि वो ज्यादा एग्रेरियन सोसाइटी थी। जो नॉर्थ अमेरिका था they were more developed, more industrialized. However, the South Americans they relied heavily on agriculture, और agriculture में उनको जो peasant class है या जो laborers थे means these farmers, उसमें उनके लिए slaves बहुत ज्यादा suitable थे, so they considered them to be the best the asset for them। तो इसलिए साउथ वाले बिल्कुल इस फेवर में नहीं थे कि स्लेवरी को खत्म किया जाए, जबकि अमेरिका का जो बिल्कुल जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी था और जो इनिशियली उन्होंने इक्वालिटी जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में ये कहा कि इक्वालिटी विल बी गिवन टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो उस तरह के प्रिंसिपल्स के बहुत उसकी स्पिरिट के अगेंस्ट था द आइडिया ऑफ स्लेवरी और द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो जब कैंसस नेब्रास्का एक्ट होता है तो उसके बाद बहुत ज्यादा एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है अगेंस्ट स्लेवरी इन द नॉर्दर्न साइड। वहीं पे रिपब्लिकन पार्टी भी बनती है और वहां पे जब विक्ट्री ऑफ अब्राहम लिंकन होती है तो दैट वाज assumed to be a major setback for the southern side। और वो जो southern states होती हैं they started leaving the northern जो एक पूरी एक यूनियन थी उसको उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया। they started calling them to be confederates। उसमें फ्लोरिडा थी, मिसिसिपी थी, जॉर्जिया थी, टेक्सास थी। तो ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया और दैट लेड टू दी सिविल वॉर। और 65 में जब सिविल वॉर खत्म होती है तो दैट एंडेड विद द विक्ट्री ऑफ द यूनियन अगेंस्ट दीज कन्फेडरेट्स। और आपकी जो स्लेवरी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पे पॉलिश करते हैं। सो इसी की बेस पे फिर यूएस पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से बना, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस अमेरिका के किस प्रोसेस से होती हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या रोल है अमेरिका की इमर्जेंस एज ग्लोबल इकोनॉमिक पावर, या जो उसकी इमर्जेंस स्टार्ट होती है एज स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी और एज अ स्ट्रॉन्ग एक्टर। तो वो सारी चीजें हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे एट लेंथ ऑब्वियसली। देन 20th सेंचुरी डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें उसमें हमें ये इमेजेस नजर आते हैं जिसमें वी सी दी if you look at these images you see the first one, and this जो हम spotlight में मैं आपको दिखा रही हूँ, this image is it indicates the progressive era। The second image is of the economic depression, and then here is the imperialist America dominating different states, dominating the world by holding this democracy with it, or countries like Libya, Syria, Iran, and of course many more। तो ये image तो ये चीजें हैं जो कि हम at length discuss करेंगे via means in our third section। So 20th century developments start with the open door diplomacy, जो अमेरिका की डिप्लोमेसी थी vis-a-vis China, जिसमें Americans encouraged even other states to have economic engagements with China in late 1800 and early 1900। चाइना जो एक स्ट्रगल कर रहा था टू इमर्ज टू कम बैक, और वो ओपियम वॉर्स वगैरह के प्रोसेसेस गुजर चुके थे, तो उसमें अमेरिका ने उनकी इंटेग्रिटी को भी रिकग्नाइज किया और उनके साथ इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स खुद भी की और बाकी दुनिया को भी उसमें बहुत इंकरेज किया। तो दैट विल बी डिस्कस्ड हियर। प्रोग्रेसिव मूवमेंट आपकी जो 1920s की मींस अर्ली 1900 से स्टार्ट हो जाती है और 1920s में फिर बहुत हम उसे देखते हैं बड़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट के तौर पे, जिसमें एक सेंटर के रोल को हाईलाइट किया गया था कि दी मींस इवन अमेरिका एज अ स्ट्रॉन्ग फेडरेशन, लेकिन आपकी गवर्नमेंट का और स्टेट की एक अथॉरिटी होनी चाहिए टू प्ले इट्स रोल इन दी इन सर्टेन अफेयर्स। फिर अमेरिका की जो डॉलर डिप्लोमेसी थी पर्टिकुलरली फॉर द स्ट्रगलिंग इकोनॉमीज ऑफ लैटिन अमेरिका एंड ईस्ट एशिया इन 1920s, that will be discussed at length। जैज एज जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, अमेरिकन कंपैरेटिवली बहुत बेहतर थे बिकॉज दे जॉइंड वर्ल्ड वॉर इन लेटर स्टेजेस इन 1917, तो उनकी सफरिंग कंपैरेटिवली बहुत कम थी। तो उन अमेरिका ने, और फिर ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन अमेरिका इमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग एक्टर, दो दे डिड स्टे दे मींस केप्ट परसुइंग देयर पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। हाउएवर वो उनका एक जो स्ट्रॉन्ग एक्टर के तौर पे इमर्जेंस है उसको भी
वो भी था, और फिर अमेरिका की इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे हम 20s में देखते हैं जैज एज, जिसमें एक कल्चरल चेंज है, और बहुत ज्यादा अमेरिका में म्यूजिक और डांस, और एफ्रो अमेरिकन खासतौर पे जो ओहायो स्टेट से मूव करके शिकागो वगैरह में आना शुरू हो गए, तो उन्होंने एक सर्टेन काइंड ऑफ म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया, दैट गॉट पॉपुलैरिटी among American youth. Then comes the economic depression and the Roosevelt's New Deal, जिसमें उसने बैंक्स को छुट्टियां, इकोनॉमिक डिप्रेशन, यू वुड बी फेमिलियर विद इट, जिसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क की स्टॉक एक्सचेंज में स्टार्ट होता है, एंड देन इट्स इम्पैक्ट्स वर बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। और न्यू डील फिर रूजवेल्ट ने जो की इन ऑर्डर टू ब्रिंग अमेरिकन्स बैक टू द नॉर्मल, और जिस तरह से उसकी एफर्ट्स थी कि वो खत्म कर सके, फॉर जो उसकी जो न्यू डील थी वो उसने की इन ऑर्डर टू somehow bring an end to the implications of economic depression. बैंक्स वगैरह को हॉलीडेज दी, और उसने बड़ा सिस्टम में चेंज किया। obviously we'll be discussing these things at length. Then emergence of US as an imperial power, from isolationism to expansionism, starting from the Second World War, and then obviously American policies throughout Cold War period, किस तरह से यूरोप के अंदर उन्होंने expand किया, एंड एशिया के अंदर, and all those things. So सिविल राइट्स मूवमेंट जो अमेरिका की 60s की 1960s की मूवमेंट है, और जिसमें मैल्कम एक्स, वन ऑफ द मुस्लिम मिनिस्टर इन अमेरिका, जो कि इमर्ज हुआ एज एन एडवोकेट ऑफ ब्लैक रेस, और उसको बहुत ज्यादा उसने प्रोपेगेट किया, और उसने वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट दीज रेसिस्ट्स, उसको भी बहुत एक तरह से प्रोपेगेट भी किया और बहुत सपोर्ट किया. So then we'll be discussing financial system of the America, new feminism in the United States of America, US as a melting pot, has been a melting pot, and so we'll be discussing it as well. John Locke and the US political thought. John Locke जो कि पुराना English philosopher है 1500 and 1600 के टाइम का, और John Locke ने कि ये जो उसके ideas थे, they were actually उसको हम founder of liberal school of thought भी कहते हैं, because he gave these ideas of original liberalism. और उसकी ये थ्योरी थी कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो लोगों के राइट्स ऑफ लाइफ लिबर्टी को, लाइफ एंड लिबर्टी को इंश्योर कराना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड देन एंड obviously he was the one who talked about the separation of church and state, and these ideas were inculcated by him, and means these ideas were introduced by him, and then Americans, they incorporated these ideas within American constitution, and this they shaped American political thought at large. ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के बारे में करंट ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या है और उसकी क्या बेसिस हैं ऑब्वियसली. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन विल बी ऑब्वियसली आप इन इमेजेस से देख सकते हैं अमेरिकन सम ऑफ द की अमेरिकन प्रेसिडेंट्स एंड सम अदर फिगर्स. तो ये हमने इसमें कुछ प्रेसिडेंट्स के इमेजेस यहाँ डाले हैं. अगेन इन ऑर्डर टू मेक इट मोर एंगेजिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू to write the names of the American presidents, जो कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहे हैं. Quickly आप में से जो भी लिख सकें, जिनको कोई आइडिया है, क्लू है, तो वो अगर काइंडली लिख दें, and then I'll tell you. जी, ट्रम्प तो बिल्कुल हादिया मुख्तार ने लिख दिया ट्रम्प. एंड जॉर्ज बुश, वेरी गुड, इट्स जॉर्ज बुश जूनियर, एंड देन ओबामा, एग्जैक्टली, डोनाल्ड ट्रम्प एंड लिंकन, अब्राहम लिंकन, जी बिल्कुल, इब्राहिम लिंकन भी हैं, मार्टिन लूथर नहीं है इसमें, लिंकन हैं, कैनेडी हैं, बिल्कुल, ओबामा हैं, ट्रम्प हैं, जी, वाशिंगटन, जेफर अब्दुल रहमान ने, वाशिंगटन जेफरसन, बिल्कुल, ऑर्डर भी आपका ठीक है, बस आपने एक मिस किया यहाँ पे. सो जी, लिंकन, अब्राहम लिंकन, ट्रम्प, जॉर्ज बुश, ओबामा एंड जॉर्ज वाशिंगटन. ये साद खुदा बख्श ने लिखा, बिल्कुल, कैनेडी है इसमें, बिल्कुल. सो एक एंड्रयू जैक्सन हैं जिनको आपने मिस किया है, बाकी अब्दुल रहमान ने सबके बता दिए हैं, और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा. वुडरो विल्सन इसमें नहीं है, बट ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग हिम एज वेल. सो वाया दिस ड्राइंग टूल, लेट मी जस्ट क्विकली टेल द नेम्स जिनको नहीं पता. सो ही इज योर फर्स्ट, he is Washington, the first president of America. Then comes the Thomas Jefferson. Then comes the Andrew Jackson, sorry. Then comes the Abraham Lincoln. And then he is Kennedy, this John F. Kennedy, this is George Bush, this is President Obama, and this is President Donald Trump. So thank you so much for your participation. जी
So now we'll be discussing doctrines and different personalities via this. And the first one, of course, will be the first president of America, George Washington, जिनका constitution जी अस्सलाम वालेकुम मिस नादिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए। मिस नादिया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमें। गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कॉल पे ही रहिए। अभी 1 मिनट में हम अपना ये टेक्निकल इशू रिज़ॉल्व करेंगे, आप लोगों को आवाज़ आ जाएगी। ओके गाइस, जब तक ये इशू रिजॉल्व हो रहा है, मैं सैफर रहमान बात कर रहा हूँ, ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव ऑफ एनेबलर्स। कुछ अनाउंसमेंट्स आप लोगों से करनी थी। मिस नादिया के माइक में कुछ थोड़ा सा इशू हो गया, दे आर रिजॉल्विंग इट। पहली अनाउंसमेंट तो आपके ड्यूज से रिलेटेड थी। जो भी लोग अभी तक जिन्होंने फीस पे नहीं किया या जिन्होंने अभी तक मेरे से कोई भी किसी किस्म की इस चीज़ से रिलेटेड गुफ्तगू नहीं की है, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप सब जिनका माइक ऑन है वो काइंडली ऑफ रखिए अपना माइक। जी, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि पहली अनाउंसमेंट तो इस चीज़ से रिलेटेड है कि जिन लोगों ने ड्यूज़ अपने पे नहीं किए वो अपने ड्यूज़ पे कर दीजिए या एटलीस्ट मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए।
ताकि मैं सीट्स रिजर्व आप लोगों की कर दूं, हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं इस दफ़ा। दूसरा, एवरीडे साइंस का लेक्चर जो सा है वो संडे को होगा। पहले ये लेक्चर कल था, अब ये लेक्चर संडे को होगा। टाइमिंग सेम ही रहेगी और टाइमिंग आप लोगों के साथ रमज़ान के अकॉर्डिंगली शेयर हो जाएगी। तीसरी चीज़ है रमज़ान टाइमिंग्स भी, इस चीज़ के लिए मुझे आप लोगों की ओपिनियन भी चाहिए। हमने जो टाइमिंग सेलेक्ट की है वो है 2:30 से 5:30 पीएम और फिर रात के वक्त तरावी के बाद 1 से 1.5 घंटा। अगर आप में से किसी को भी इस चीज़ से कोई इशू है या आप लोगों की कोई ओपिनियन है या आप लोगों ने कोई हमें अब कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे ही मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये 3 हमारी अनाउंसमेंट्स अभी तक की। आई थिंक कि काफ़ी लोगों को टाइमिंग से बिल्कुल परफेक्ट उनको लग रही है। अगर किसी को भी किसी किस्म का कोई इशू है तो प्लीज़ डू कम्युनिकेट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। ये 3 अनाउंसमेंट्स थी हमारी तरफ से। इंशाल्लाह मेरी आपकी गुफ्तगू होगी एवरीडे साइंस के लेक्चर में। बस ताली, अगर आपका इशू रिजॉल्व हो गया तो काइंडली अब आप टेक ओवर कर लीजिए। जी, कैन यू हियर मी नाउ? जी, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलें, थैंक यू सो मच सर। जी, I'm really sorry for inconvenience. There was some issue in mic and we just got it resolved. Okay, so let me be back. We are talking about the manifest destiny and ये सारी चीजें of course we'll be discussing in the course. सिर्फ मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना चाह रही थी कि हम मैनिफेस्ट डेस्टिनी इस हिसाब से बड़ी सिग्निफिकेंट है कि ये बड़ा पुराना आइडिया है और इसमें अमेरिकन ने उस जमाने में ये बिलीव था उनका और उस जमाने में उन्होंने ये कहा कि we have been destined by God to expand our dominion and in order to spread democracy and capitalism. तो मोर और लेस जिस तरह कॉलोनियलिज्म जब स्प्रेड हुआ, यूरोपियंस ने जब कॉलोनाइज किया दुनिया को, तो उन्होंने व्हाइट मैन बर्डन का टर्म इस्तेमाल करके दुनिया को कॉलोनाइज करना शुरू किया और उन्होंने ये क्लेम किया कि दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड आवर वैल्यूज एंड आवर सिविलाइजेशन। उसी तरह अमेरिकन ने वाया मैनिफेस्ट डेस्टिनी दे आल्सो क्लेम्ड that this is our responsibility to spread democracy and capitalism and this has been given to us or we are destined to do this। और ये चीज सिर्फ हम 1845 में नहीं देखते, हमें नजर आता है कि इवन आज भी अगर आप कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद when Francis Fukuyama used the term end of history, he also used it in the same context कि end of history हो गया, this is the victory of democracy and capitalism and liberal values and now the world has built consensus over these ideas। तो वो चीजें अभी भी नजर आती हैं और हमें उस हिस्ट्री के साथ आज का कनेक्शन मिलेगा। So then we'll be discussing Thomas Jefferson and Andrew Jackson, दोनों अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे। थॉमस जेफरसन और एंड्रू जैक्सन के बारे में आप अगर पास्ट पेपर्स देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसलिए भी ये सिग्निफिकेंट है कि हमें इन्हें डिस्कस करना है एट लेंथ, क्योंकि जेफरसन जो थे ही वाज द वन हु बिलीव्ड इन द लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट इन द नेशनल लाइफ। उनको इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके वो बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस थे और बहुत ज्यादा इस नोशन को प्रमोट करते रहे कि इंडिविजुअल लिबर्टी होनी चाहिए। और जो एंड्रयू जैक्सन है वो सपोर्ट करते थे स्टेट के राइट्स को और इवन ही सपोर्टेड दीज आइडियाज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ स्लेवरी एंड ऑल दैट। तो इस तरह इनका कंपैरेटिव एनालिसिस भी आता है एंड वी विल बी डिस्कसिंग इट। अब्राहम लिंकन जो कि बहुत ज्यादा एंटी स्लेवरी इशू थे और जिनके अगेंस्ट सिविल वॉर हुई। Woodrow Wilson, World War One के टाइम पे the one who was the president of America, who took America into war, who gave the idea of League of Nations, then came up with his own 14 points और वो बड़ा एक significant role रहा उनका world politics में। Then Franklin D. Roosevelt जो कि second world war के टाइम पे American president थे, means the person who was president of America at the time of economic depression as well, means जब depression grow कर गया था and came up with this idea of New Deal। और उसके बाद even he was the one who took this decision to take America into the war, second world war। और वो एक बड़ा significant उनका role रहा throughout war 45 में। वो before the end of war means by April he died and his death led to the True means paved the way for Truman to turn to be the American president। So Harry Truman को हम discuss करेंगे because he was very significant Cold War की beginning, nuclear weapons का use हैरी ट्रूमैन का डिसीजन था अगेंस्ट हिरोशिमा एंड नागासाकी। उसके अलावा कोल्ड वॉर की बिगिनिंग ट्रूमैन के टाइम पे होती है, तो ट्रूमैन की अपनी एक डॉक्ट्रिन थी कोल्ड वॉर को लेके एंड ऑफ कोर्स वी विल बी डिस्कसिंग दीस थिंग्स एट लेंथ। मैकार्थीइज्म जो कि अमेरिकन जोसेफ मैकार्थी थे जो अमेरिकन रिपब्लिकन थे, ही वाज हिमसेल्फ अ रिपब्लिकन एंड ही वाज द सेनेटर ऑफ अमेरिका बैक इन 1940s एट द टाइम ऑफ ट्रूमैन। और इन्होंने एक तरह से रेड स्केयर क्रिएट कर दिया था। इनको बहुत ज्यादा इन्होंने प्रोपेगेट किया ये आइडिया कि द कम्युनिस्ट्स एक्चुअली नाउ आर पार्ट ऑफ द अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट एंड 50s में मिड 50s means in the beginning of 1950s he even started saying that communists have joined American army as well। तो वो एक बहुत ज्यादा एक इन्होंने स्केयर क्रिएट किया या बहुत ज्यादा
उनका पैनिक क्रिएट किया रिलेटेड टू दी स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म. अभी कोल्ड वॉर की बिगिनिंग का टाइम है, तो मैकार्थीज्म इन दैट वे वाज रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट. हाउएवर देन obviously he ultimately was humiliated for all the ideas that he kept propagating during his tenure. Then Eisenhower, American president थे जो 1950s में 53 में he turned to be the American president after Truman, और जिन्होंने एटम फॉर पीस प्लान का इनिशिएटिव लिया और जिन्होंने रीजनल अलायंसेस सीटो सेंटो वगैरह बनाए टू काउंटर द कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस. Then John Foster Dulles जो US Secretary of State थे from 53 to 59, he was also a Republican. Eisenhower के साथ इन्होंने काम किया कोलैबोरेशन में, और ये भी बहुत हार्ड लाइनर थे और ईजनहावर की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करते रहे. रिचर्ड निक्सन वियतनाम वॉर के टाइम पे द वन हु announced the withdrawal of Americans from Vietnam, और जिन्होंने वियतनामीज के साथ नॉर्थ वियतनामीज के साथ नेगोशिएट किया और इशू हल किया. तो उस हिसाब से भी रिचर्ड निक्सन वाज इंपॉर्टेंट. हाउएवर जो वाटरगेट स्कैंडल था जून 72 का, व्हिच लेड निक्सन टू रिजाइन इन 74, उस वजह से भी रिचर्ड निक्सन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो वी विल बी डिस्कसिंग हिम एज वेल. रोनाल्ड रेगन, जिनके टाइम में फिर कोल्ड वॉर वाज बिगिनिंग टू एंड, सोवियत इंटरवेंशन हो चुकी थी अफगानिस्तान के अंदर, और इनकी सारी जो गार्बेज ऑफ सोवियत काउंटर पार्ट था उसके साथ जितनी नेगोशिएशंस हुई वो रेगन की हुई. और रेगन थे जिन्होंने स्टार वॉर का आइडिया इनिशिएट किया था इन 1980s. He came up with this initiative, though he could not implement it because of the cost that it could bear. Then President Bush, बहुत significant role रहा President Bush का, senior Bush का भी और फिर junior Bush का भी. The senior one was the one who took this initiative to wage war against Iraq after Iraq-Kuwait war, or junior went into war against Afghanistan and Iraq in 2003 under the pretext of war against terrorism. बिल क्लिंटन जो डेमोक्रेट थे और उनका एक कंपैरेटिवली एक पीसफुल इरा है, लेकिन उनके अगेंस्ट भी कुछ स्कैंडल्स रहे और उनकी भी जो पॉलिटिक्स थी, और इंडिया को लेके वो काफी उन्होंने अमेरिका की बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए which brought India and America closer. Then Barack Obama, जो कि बहुत means obviously when he got hold of power, there was the time was tough for Americans as well as for the world. Arab Spring आ गया उनके टाइम में, though he came with the idea कि not increase more engagements, but Arab Spring came और उनके engagements उनको बढ़ानी पड़ी. However, उनकी कुछ चीजें हैं जो उनके क्रेडिट में जाती हैं, like the Iranian nuclear deal and like his support for even the initiatives like Global Zero, जो उन्होंने प्रैग में जाके स्पीच की और उसके थ्रू इस आइडिया को प्रमोट किया. डोनाल्ड ट्रंप, उसको तो हमने एक IR के अंदर भी पढ़ना है ट्रम्पिज्म के नाम से, और अभी भी पढ़ना है US हिस्ट्री, US के कोर्स में भी ऑब्वियसली सेपरेटली, बिकॉज he has then challenged the American values. जो अमेरिका मेल्टिंग पॉट की बात करते थे अमेरिकन, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने चैलेंज किया है, and we'll be discussing it at length. And then of course we'll be having a final assessment. Now reference books include A People's History of the United States 1492 to present by Howard Zinn. ये Howard Zinn जो हैं बॉस्टन में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकी किताब है, because he gives means very realistic view of what happened just with the this exploration of Columbus, and how he was involved in like mass killings and perished large number of people, and how the population of natives started decreasing. और वहां से लेके तो आज तक का ये बड़ा analytical सा view देते हैं history का. Lies My Teacher Told Me by James Loy, ये भी बहुत ही analytical किताब है to understand history. Audacity of Hope by Barack Obama, जो ओबामा को understand करने के लिए और उसका mindset understand करने के लिए, उसकी political vision बड़ी important किताब है. House of Trump and House of Putin by Craig Unger, ये जो ट्रम्प और पुतिन के आपस में कंपैरिजन भी ड्रॉ किया जाता है, और इनके कनेक्शन था जो assume किया जाता रहा at the time of the election of Trump, that will be that has been discussed here. The Story of American Freedom by Eric Foner, America and Just War Tradition by Mark David Hall and J. Darrell Charles, ये जो American involvements रही in different wars. The American Pageant by Thomas A. Bailey and History of the USA by R.K. Majumdar. ये दो वो किताबें हैं जो आपको CSS के सिलेबस में जो हाईली रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, वो ये दोनों किताबें हैं, तो you can easily find them and go through them as well, and I'll be providing you chapters from rest of the books as well. So teaching methodology again will include teaching material will be provided beforehand, short quizzes will be taken during the class, your queries will be addressed in the last 15 minutes, and your feedback will be incorporated in the given outline.
Final assessment will be conducted to make you feel more responsible. With this, we come to an end for today's session. Or again, before opening this session, this house for questions or comments, let me just make one last comment, and that is, please be cautious, because this COVID-19 has started spreading extensively even here in Pakistan, and so you all need to be cautious, you all need to take precautionary measures, and you all need to be cautious about your hygiene, and keep washing your hands and keep spreading this message to as many people as you know, and try to maintain safe distance. So please follow these SOPs in order to stay safe, and in order to make to keep rest of the people safe as well, because this now is not just threatening your life, but threatening the lives all across you or all around you. So with this, thank you so much for being there, and really sorry for the inconvenience जो माइक का इशू हो गया और आप लोगों में से अक्सर को जाना पड़ा. Just any movie to understand. Okay, Abdul Rahman, I'll definitely suggest some good movies, but उस पे मुझे थोड़ा सा go through करना पड़ेगा जो मैं आप लोगों को means students को recommend कर सकूं, तो I'll have to go through it and I'll have to check that. ठीक है, तो फिर I'll definitely recommend it. लेक्चर्स इसी सीक्वेंस में होंगे जी. आई होप प्लान तो इसी तरह से है, अगर कोई इसमें चेंज आई तो विल बी मींस वी लेट यू नो. बिगिनर्स लाइक मी जी, हिस्ट्री ऑफ यूएस आपके लिए, जो बिगिनर्स भी हैं उनके लिए इसलिए बेनिफिशियल होगा कि हम बहुत स्क्रैच से स्टार्ट करें. हम क्रिस्टोफर कोलंबस का जो एक्सप्लोरेशन का एक उसका एक्सपीडिशन है, वहां से स्टार्ट ले रहे हैं. तो इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट अमेरिका, अबाउट अमेरिकन कॉलोनीज, कुछ भी नहीं पता आपको, तो भी you'll get to know about America, and you will I hope inshallah, if you'll stay committed, if you'll keep following what we keep communicating, या जिस चीज में भी हम फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, अगर आप खुद भी उतनी डेडिकेशन से उसको पढ़ेंगे तो आप के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा, इवन इफ यू आर द बिगिनर. जी, टाइमिंग यूएस हिस्ट्री का कोर्स की क्लास हमारी 2 days हुआ करेगी, दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे. मैं आपके 3 कोर्सेज ले रही हूँ. IR 5 days a week, करंट अफेयर्स 3 days a week, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, और करंट अफेयर्स की 1 hour की क्लास होगी एवरी डे. और यूएस हिस्ट्री की 1 hour की 2 classes होंगी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडेज. टाइमिंग्स हमने आपके साथ अभी शेयर भी किए, क्योंकि वैसे तो हमने नॉर्मली जो हमारी टाइमिंग हुआ करेगी वो हम इवनिंग में रखेंगे आफ्टर 5, लेकिन रमजान में हमें टाइमिंग कुछ इस तरह से रखनी है कि प्रैक्टिकली इवन फॉर दी फैसिलिटेटर इट्स नॉट पॉसिबल कि हम, अब जैसे मैंने आपको हर दिन 2.5 घंटे के लेक्चर्स देने हैं, तो मैं 2.5 घंटे आपको आफ्टर इफ्तार नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि इफ्तार के बाद हमारा इफ्तार में भी काफी टाइम चला जाता है, और उसके बाद फिर तरावी वगैरह में भी काफी टाइम लग जाता है. तो हमें इस तरह से प्लान करना होगा. मैं मींस आई एम कंफर्टेबल विद ऑफरिंग यू दीज कोर्सेज इन द आफ्टरनून. 2.5 घंटे की क्लास मैं आफ्टरनून में ले सकती हूँ, लेकिन इफ इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बी अवेलेबल एट दैट टाइम, तो हमें एक स्लॉट कम से कम आफ्टरनून में रखना होगा और एक स्लॉट हम इफ्तारी के बाद रख देंगे. बट वी आर ओपन टू यू, आप अपनी सजेशंस इसमें दें. हम 2:30 के बाद हमारे लिए पॉसिबल है टू ऑफर दीज कोर्सेज टू यू. तो आप लोग देख लें कि आपको कौन सा टाइम स्लॉट सूट करता है. तो डू लेट अस नो एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज वी हैव टू फाइनलाइज दीज थिंग्स नाउ. और आपको मैं कमिंग वीक के लिए भी हैंड आउट्स वगैरह जो भी चीजें हमने, उसका वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट कि किस तरीके से हम आपको पहुंचाएंगे और कैसे हम आपको उसमें एंगेज करेंगे. तो आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू with that material for the coming week inshallah, probably by means before Monday से हमने start करना है, तो Sunday तक, Saturday या Sunday को inshallah आपको मिल जाएगा. देखो slotted man can be elaborate and हादिया, आप अगर थोड़ा सेलिब्रेट कर सको, आप क्या पूछना चाह रही हो एग्जैक्टली? जी, टाइमिंग्स की बात आई डोंट थिंक अबाउट. स्नोबर कुरैशी जी, आपको कुछ भी नहीं पता तो भी डोंट वरी, क्योंकि हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस कोर्स को. ओके,
मैं आपको बुक्स के नाम अभी दोबारा से बोल देती हूँ. वन इज द पीपल्स हिस्ट्री of the United States, and this book is from 1492 to present, and this book is by Howard Zinn. The People's History of United States, and this is by Howard Zinn. And the second book is Lies My Teacher Told Me by James W. Loy. इन दोनों के मैं आपको एक्सेप्ट्स भेजूंगी. जी, या अतिया शफीक ने पूछा था. Okay, Vas Qureshi कह रहे हैं way to handle any history subject and should we cover some topics of significant importance rather than all of the topics not very seriously. मैं आपको इसमें ये कहूंगी कि आप कोशिश ये करो कि आप पढ़ें कम से कम अच्छे से इन चीजों को. आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जानी चाहिए. तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, क्योंकि चॉइस भी होती है आपके पेपर्स में, तो आप कुछ हद तक सिलेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं. लेकिन अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, इसलिए कि आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग की बेस पे यू कैन अप्लाई दोज आइडियाज इवन इन अटेम्प्टिंग वेरियस क्वेश्चंस. दूसरा ये कि आप लोग ब्लैंक्स के लिए आपको बहुत जरूरी है. तो 20 मार्क्स की आपकी हर सब्जेक्ट में ब्लैंक्स होती हैं, तो एमसीक्यूज होते हैं. तो आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है कि आप बड़ा थॉरो तरीके से पढ़ें. जी, वीनस इकबाल, आपने भी कहा कि आपको यूएस का नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल आप बेफिक्र हैं. जिनको यूएस के बारे में, यूएस हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके ये कोर्स पढ़ना शुरू करें, बिकॉज वी विल बी बिगिनिंग फ्रॉम दी स्क्रैच. ओके, कैन वी गो फॉर कोर्स वाइज? सॉरी एमन राव, मुझे नहीं आपका क्वेश्चन समझ में आया. अगर आप इसको ज्यादा एलिबरेट कर दें कि किस तरह आप क्या पूछना चाह रहे हैं. वन स्लॉट आफ्टर सैरी, आफ्टरनून इज फाइन आफ्टर 2:30. जी, अली भी कह रहे हैं कि आफ्टरनून इज फाइन आफ्टर 2:30. कैन वी गो फॉर सैरी टाइम? जी, सैरी टाइमिंग्स नाउ. अब सैरी में मेरा एक कंसर्न ये है, हिस्ट्री की हम 4 मंथ्स में तकरीबन 34-35 के करीब होंगी हमारी क्लासेस, 1 आवर ईच. जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में वैस कुरैशी पूछ रहे हैं. वैस, इसके ऊपर वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स, वी आर लुकिंग इनटू इट कि कितना पॉसिबल है हमारे लिए रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करना, बट आई एम नॉट रियली श्योर. आपको हैंडआउट्स मिलते रहेंगे, स्लाइड्स मिलती रहेंगी, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर के बारे में स्टिल आई एम नॉट श्योर. वी आर टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स. अगर क्लास मिस हो जाती है तो देन वी कैन सॉर्ट इट आउट. में मल्टीपोलैरिटी एंड यूनिपोलैरिटी के बारे में पूछा गया था, उससे भी डिस्कस किया. बिल्कुल, मल्टीपोलैरिटी और यूनिपोलैरिटी बहुत ऑब्वियसली आपका जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें और आपका जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उनमें ये दोनों चीजें, ये दोनों आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब एंड ऑफ डिक्लाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन होता है और राइज ऑफ अमेरिका होता है, तो वन स्कूल ऑफ थॉट इज्यूम that now the world is turning towards the unipolar world because there was bipolar world before the end of Cold War. तो अब वो एक पोल ऑफ पावर कोलैप्स कर गया सोवियत यूनियन की फॉर्म में, तो दूसरा पोल अमेरिका की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. लेकिन साइड बाय साइड हमने देखा कि देयर वाज मींस वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रेंथ, लाइक यूएनओ इटसेल्फ. यूएनओ के अंदर वीटो पावर का यूज बहुत कम होना शुरू हो गया. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह ये सब स्ट्रेंथ गेन करते रहे. यूरोपियन यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे इमर्ज हुआ. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, एनजीओज, आईएनजीओज वगैरह सब, आईजीओज, ये सब बहुत सिग्निफिकेंट एक्टर्स के तौर पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपीयर हुए. तो इसलिए एक डिस्कोर्स ये शुरू हो गया और एक डिबेट ये शुरू होगी कि द वर्ल्ड एक्चुअली हैज टर्न्ड टू बी अ मल्टीपोलर वर्ल्ड. नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ पोल्स ऑफ पावर्स. तो वो एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है. लेकिन वहां पे फिर हम ये भी देखते हैं कि इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड हाउ फार यूनिलैटरलिज्म has been applied and how far unilateralism has been there, has been witnessed. तो ये चीजें of course we'll be discussing while discussing this new world order and globalization law. जी, जो नॉर्मल टाइमिंग है वो हम हमारा यही इरादा था कि हम 5 के बाद ही करेंगे, तो आप लोगों को 6 to 9 सूट करता होगा तो we'll definitely go for that. उसके लिए आप परेशान ना हो. अच्छा, जो आप लोगों में अक्सर ने सैरी की बात की है, आप लोग जो सैरी के बाद के टाइमिंग का पूछना चाह रहे हैं, उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग रमजान में रात को जागते रहते हैं, एज इन सोते नहीं हैं. और खास तौर पे अभी क्योंकि आपका कोविड-19 की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर एट होम एंड सो दे गेट बेटर चांस टू स्टे, ऑब्वियसली टू स्टे अप, और वो जाग के रात गुजार रहे होते हैं. तो फिर सैरी के बाद अक्सर लोग जो है वो उतने फ्रेश नहीं होते.
सहरी के बाद अक्सर लोगों को एकदम से ये होता है कि हम फजर पढ़ें और सो जाएं, तो इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर कि सहरी के बाद अगर हम रखते हैं कोई ऐसे कोई भी हम क्लास रखते हैं तो वेदर इट विल वर्क, या आपके लिए ये कितनी अच्छी होगी, सूटेबल होगी या नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज जी एलन ब्रिंकले की बुक का आपने पूछा है। बिल्कुल, ही इज आल्सो एन अमेरिकन पॉलिटिकल हिस्टोरियन, और इनकी भी आप बिल्कुल देख सकते हैं, लिखते ही हिस्ट्री के बारे में, एक्सपर्ट ऑन हिस्ट्री हैं। अतिया शफीक, ओके, वैस डिड आफ्टर अटेंडिंग द क्लास रिवीजन। जी मैं यही बता रही थी, वैस कुरैशी, पहले भी किसी ने पूछा है कि मैं अभी तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में आई एम नॉट श्योर, वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट देम आउट कि हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं, वी हैव टू थिंक थ्रू एंड विल लेट यू नो। जी टाइम टेबल वगैरह आपको मिल जाएंगे, हमारी जो एडमिन है वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करती रहेगी। ऑलमोस्ट 34 to 35 क्लासेस ऑफ यूएस हिस्ट्री। जी बिल्कुल, ये अब्दुलरहमान, ये मुझे भी यही, मेरा भी कंसर्न है कि सहरी के बाद लोग अक्सर फौरन सो जाते हैं, और फिर वो जोर वगैरह के, जोर को वैसे जाग भी जाना चाहिए, अगर नहीं भी जागते तो जोर को उठें अगर, तो उस टाइम पे फ्रेश भी होंगे आप, 6-7 घंटे की आराम से नींद लेके उठेंगे तो देन यू विल बी एबल टू स्टडी विद फ्रेश माइंड। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि सहरी जो है के बाद का टाइम मुश्किल, देन आफ्टर तरावी विश इज बेटर। Okay, ma'am, kindly share the tips we should follow while giving answers. For example, in the GSA, we should try. जी आप दानिया बिल्कुल फिक्र ना करें, these things will keep telling you, and we won't only tell you these things, rather we'll actually keep solving, I will make you solve questions as well. We'll keep making questions and we'll make you solve those questions, तो आपको better understanding develop होती रहेगी। अच्छा, वैस कुरैशी 10 to 4 पे यूजर स्टिल वर्किंग, आपका वर्क फ्रॉम होम नहीं है इसका मतलब है। ओके मैम, डेली कौन कौन सी क्लास हुआ करेगी, दिस इज जी मुश्ताक असलम पूछ रहे हैं डेली कौन सी क्लास होगी। मैंने पहले भी बताया कि आईआर की और करंट अफेयर्स की एक दिन होगी, और आईआर की और यूएस हिस्ट्री की हर दूसरे दिन होगी, ठीक है। लेकिन इंग्लिश की, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात की क्लासेस वीकेंड पे हुआ करेंगी, और एवरीडे साइंस की क्लास का जो स्केड्यूल है वो आपको सैफ खुद बताएंगे ऑन संडे। जी हेडिंग्स देना इसलिए अच्छा होता है कि हेडिंग्स में एक तो आपके एग्जामिनर भी, अगर कोई ऐसा एग्जामिनर हो जो पूरा आंसर ना पढ़ सके, तो एटलीस्ट ही विल गो थ्रू हेडिंग्स, तो उसको भी हेडिंग्स देखते ही समझ आ जाएगी कि यू नो द आंसर। और दूसरा इसलिए भी अच्छा होता है कि आप खुद भी ये देख सकते हो कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स मींस हेडिंग्स दे देते हो, एंड देन यू फिल देम अप, तो आपके अपने लिए भी अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा सा आपको ईज रहती है, ठीक है। Okay, with this we come to an end. Wish you all the best. And now my class will be during Ramzan, inshallah. So advance Ramzan Mubarak to all of you. And may Allah enable us to get maximum benefit during this Ramzan, both in terms of our studies as well as in terms of our religious responsibilities and social responsibilities and all. So wish you all the best. जी सिलेबस वाइज हम जाएंगे और कोशिश करेंगे कि सब कुछ कवर कर सकें, ठीक है। शुएब ने भी पूछा है, दानिया टू गिव आउटलाइन बिफोर द आंसर। जी आउटलाइन आप अगर जरूर एक, मैं खुद भी जब मैंने आंसर्स डिस्कस किए थे एट लेंथ, आईआर के जो पेपर हमने सॉल्व किया था पेपर 2, तो मुझे नहीं पता दानिया आप थी कि नहीं, तो उसमें भी हमने हर आंसर में भी स्टार्टेड विद एन आउटलाइन, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आउटलाइन भी आपके बहुत सारे टाइम को भी बचा देती है, और आपके एग्जामिनर को भी देखते ही पता चल जाता है कि you have covered at least all of these things which you have mentioned during your outline, ठीक है। Now wish you all the best, stay safe, stay happy, and stay in Allah's protection always, and remember us in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.